अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम केस स्टडी टॉपिक नंबर 8 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो देखें, हमने केस स्टडी को देखना है इस पूरी वीडियो के अंदर कि ये क्या है, किस तरह से इसके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, किस तरह से हम कोई भी चीज़ होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। कोई केस हमारे सामने आता है ना, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केस स्टडी क्या है। देखें, केस स्टडी में क्या होता है। देखें, कोई भी केस आपके सामने आ गया है, ठीक है। अगर एक डॉक्टर है, उसके सामने एक केस आया है एक पेशेंट का, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ना उसको डीपली स्टडी करेगा या स्टडी कर लेगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, देन जो है उसको एक ट्रीटमेंट देगा ताकि वो सही हो सके, ठीक हो सके। तो अब इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि इसमें क्या की जाती है, एम्पेरिकल जो है ना, हम इसकी डेफिनेशन में देखा जाए तो इसमें क्या होगा, एम्पेरिकल इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी फिनोमेना की। कोई भी फिनोमेना है, ठीक है, जो आपके सामने केस आए ना, उसका फिनोमेना, उसके बारे में बात की जा रही है। उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसकी रियल लाइफ के बारे में जाएंगे, उसकी बाउंड्रीज वगैरह सब कुछ देखने के बाद क्या किया जाएगा, मतलब सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट करके तो देन जो है उस स्टडी का सोल्यूशन निकाला जाएगा, उस केस का सोल्यूशन निकाला जाएगा कि ये केस था तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें क्या होगा कि कुछ टाइम आपको क्या होता है कि फिनोमेना भी सही से पता नहीं होता, उसका कॉन्टेक्स्ट भी सही से पता नहीं होता, आपको खुद ये चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। क्लियरली एविडेंस आपके पास इन चीज़ों के मौजूद नहीं होती। केस स्टडी हम कहते हैं कि ये बड़ी ना सिस्टमेटिक किस्म की इंक्वायरी होती है। इसमें आप नंबर्स वगैरह जो है ना वो बड़े यूज़ कर सकते हो, एंड साथ में क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा। मीन्स कि कैटेगरीज बनी हुई होंगी कि पहली कैटेगरी ये है, उसकी कैटेगरी ये है, ठीक है, और उसके बाद जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो उसमें इसको डिवाइड किया जाता है। बड़ा अरेंज किस्म का अरेंजमेंट की जाती है, क्लासिफिकेशन किस्म जो है ना वो की जाती है, और उसमें फिर जाके उसकी इंक्वायरी की जाएगी। इवेंट्स को देखा जाएगा, रिलेटेड इवेंट्स को देखा जाएगा, एम्स देखेंगे, और फिर उनको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी और उनकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो ये सारा जो है ना, ये केस स्टडी के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखने होते हैं, जो कि आप जो है ना उसके ऊपर बड़ा नज़र डालते हो, देन जाके आप किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसमें जो इंटरेस्टेड फिनोमेना होगा उसको बड़ा देखा जाएगा, उसके ऊपर बड़ी नज़र रखी जाएगी। मीन्स कि वो वाला केस जो आपके सामने आया है, टू सॉल्व इट। So now we discuss about the types of case study. There are two types of case study. First is intrinsic, second is instrumental. First we discuss intrinsic case study. तो देखें, जो इंट्रिंसिक है इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, केस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करोगे, ठीक है, उसको एवेलुएट करोगे। जो आपके सामने एक फ़ाइल होगी कि ये फ़ाइल है, इसमें सारा का सारा केस लिखा गया है, आपने उसको पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें इनोवेशंस करेंगे, तब्दीलियाँ कर देंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे कि आप ना इम्प्लीमेंटिंग उसकी करेंगे। केस स्टडी जो है इसकी अब टू टाइप्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल। इन द इंट्रिंसिक द रिसर्चर डू नॉट हैव टू सेलेक्ट द केस। मीन्स कि इसमें कोई भी रिसर्चर जो होगा वो केस सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी जो एवेलुएशन है या उसका जो प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट है या इनोवेशंस है वो सारा का सारा इंस्टीट्यूशन पे होगा, मतलब इंस्टीट्यूट ये सारा काम करके देगा। तो ये इस तरह का केस होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये इंट्रिंसिक केस स्टडी है। उसमें रिसर्चर का कोई इतना बड़ा हाथ नहीं होता, ठीक है, उसने केस सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि वो इंस्टीट्यूट जो होगा वो खुद उसको केस सेलेक्ट करके देगा कि ये केस है, आप इसके ऊपर काम करो। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च, उसके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी चीज़ का उसको सोल्यूशन निकालना होता है। दैट्स वाई कि वो उसके ऊपर क्या करता है, पूरी एफर्ट करता है, और फिर क्या करता है, उसको सॉल्व करने के चक्कर में जो है ना वो पूरा का पूरा केस जो है उसको हैंडल करता है, उसको स्टडी करता है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये टिपिकल नहीं होगा, इसके बारे में किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि चांस बन जाते हैं कि इस फिनोमेना को पहले आपसे पहले भी हो सकता है किसी ने लर्न किया हो, ठीक है, तो आप उससे भी कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स उठा सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखे होंगे पर्पसेस, कि इसके पर्पसेस क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशन देगा। सेकंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन देगा। और एक्सप्लोरिंग मतलब ये कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर की जाएगा, नई नई चीज़ें इसमें फाइंड आउट की जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डिज़ाइंस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। देखें, यहाँ पे होलिस्टिक यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक्सट्रीम जो है ना यूनिक केस आ गया है, ऐसा केस जो आपसे पहले किसी ने हैंडल नहीं किया,
ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना होलिस्टिक डिज़ाइन जो है वो यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद देखें कि अब क्या होगा कि एक सिंगल केस होगा। सिंगल केस जो है ना ये बड़ा एम्बेडेड होगा। ये इस तरह से इसका कॉन्टेक्स्ट होगा और ये केस लिखा होगा। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है और ये केस है, बिल्कुल ये इस तरह से सिंपल होगा। वो वाला केस जो कि आप स्टडी करने जा रहे हो वो टिपिकल नहीं होगा, ठीक है। एंड बड़े ही ना मैक्सिमम चांसेस उसके यही होते हैं कि उसको फिनोमेना को पहले आपसे पहले किसी ने रीड नहीं किया होगा। लेकिन अगर किसी ने रीड किया है या उसके बारे में किसी को थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप उससे जो है ना वो थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह ले सकते हो। देखिए अभी हम इसके जो है ना पर्पसेस उनको देखेंगे। जो पहला पर्पस है ना वो हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेनेटरी, मीन्स की एक्सप्लेनेशन देनी होगी, डिस्क्रिप्शन देनी होगी और एक्सप्लोरिंग नई चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा। अभी हम इसके टाइप्स ऑफ डिज़ाइन देखेंगे कि इसकी कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं। सबसे पहला जो है ना वो होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक में जस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है और साथ में केस लिख दी जाता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम यूनिक केस के लिए यूज़ किया जाता है। जो सिंगल केस एम्बेडेड होगा इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होगा, केस जो होंगे ना वो दो होंगे। इन दोनों का आप जो है ना कंपैरिजन करेंगे या उनके दो चीज़ों को मतलब अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। या फिर उसकी डायरेक्शन जो होगी ना वो एक साइड पे होगी या फिर वो दोनों जो है ना ऑपोजिट साइड पे होंगी। अब जो है उसके बाद अभी हम देखेंगे मल्टीपल होलिस्टिक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बड़ा थ्योरेटिकल और लिटरल होता है। तो इसमें क्या होगा कि केस और मतलब ना केस कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट केस, ये जो है ना ये तकरीबन 4 अलग अलग बॉक्सेस बने होंगे। ये मल्टीपल डिज़ाइन है। इसमें आप एक टाइम पे 4 प्रॉब्लम्स को इकट्ठे लेके चल सकते हो, 4 चीज़ों को इकट्ठे सॉल्व कर सकते हो। एंड देखेंगे जो मल्टीपल एम्बेडेड होगा, ठीक है, तो उसमें ये वाली चीज़ आ जाएगी। मतलब एक केस है तो उसके अंदर भी 2 पॉइंट, फिर अगला है तो उसमें 2 पॉइंट, इस तरह सब में क्या होंगे 2-2 पॉइंट होंगे। जैसे इसमें एक था ना तो उसमें 1 पॉइंट था। अब सबसे ज़्यादा जो इजी डिज़ाइन है वो ये वाला है और ये थोड़ा मतलब ये तो मुकम्मल इजी है ना, ठीक है। ये आप ना मिडल कह लो, लेकिन ये दोनों जो हैं ये बड़े कम्प्लेक्स हैं, इनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। सेकंड जो है देखें कि हम इधर देखेंगे कंडक्टिंग केस स्टडी। केस स्टडी को कंडक्ट करने वाला जो रिसर्चर है वो किस किस्म का होना चाहिए, उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। कि देखें उसके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए पूरे फिनोमेना की, कि वहाँ पे क्या होगा, उसकी बड़ी गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज हो। साथ में उसकी लिसनिंग पावर जो है ना वो भी बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वो लोगों को सुने समझे। और उसके पास अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब वो खुद को अडेप्ट भी कर ले। ऐसा नहीं कि वो एक पॉइंट पे स्टिक हो गया तो वो कहीं नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ ना वही ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, आप खुद भी गलत हो सकते हो। एंड साथ में उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोकॉल। तो देखेंगे यहाँ पे जो है ना हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो रिसर्च में यूज़ होंगे और साथ में जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है, जितना भी प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा हमने यहाँ पे लिखना होता है कि इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर यूज़ होगा। उसके बाद हमने कुछ रूल्स देखने हैं और उनको फॉलो करना होता है। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त हमें वो फॉलो करने होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमें वहाँ पे ना ओवरव्यू जो होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो भी लिखना होगा। ओवरव्यू जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने ये देखने होंगे कि उस जो रिसर्च आप कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ये अभी सारे हम वो पॉइंट्स पढ़े हैं वो डिस्कस करें जो केस स्टडी में यूज़ किए जाते हैं। तो फिर आपने क्या लिखना होगा, उसका जो लिटरेचर है ना वो लिखना होगा, ठीक है। रिसर्च का जो आप लिटरेचर और रिव्यू जो है ना वो वाला होता है जो कि आप पहली जो पास्ट नॉलेज होती है, जो बुक्स आपने पढ़ी हैं, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो इंटरनेट से आपने डाटा कलेक्ट किया है, उस सारे को जो है ना हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना होता है। और ये लिखना होता है कि ये फ़लाँ के पॉइंट्स हैं, उनकी जो कॉल्स वगैरह होते हैं, जो उनकी कोटेशंस होती हैं, उनको ना कोट करना होता है और साथ में उनके नेम वगैरह सारा कुछ लिखना होता है कि फ़लाँ बुक में फ़लाँ जगह पे ये बात लिखी गई है। तो ये सारे लिखने के बाद फिर हम कहते हैं कि मेरा पॉइंट ये है। उसके बाद जो इशू होगा ना वो आप डिस्कस करोगे कि ये इशू है, फिर आप उसकी अच्छी सी रीडिंग्स वगैरह वो लेते हो। एंड देन जो है ना आपके जो फील्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो करते हो और आप साइट्स पे जाके जो सोर्स वाली साइट है वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करोगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने क्या करने हैं, आप क्वेश्चंस बना लोगे ताकि आप क्या करो जो है ना इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में दे दो उनको। और फिर वो क्या करेंगे, वो जाके आगे जो मतलब सजेस्ट किया हुआ होगा एरिया होगा, आपने वहाँ पे जाके ना उससे लोगों से पूछने हैं और उससे क्या होगा कि आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे बड़ी अपनी अच्छी क्लासिफिकेशन करनी होगी, बड़े सजेशन लेनी होगी ताकि आपको जो है ना मतलब किस किस्म का सोर्स ऑफ एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जाना है, इसलिए आपको वहाँ पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो है ना वो बड़े प्रिपेयर करने होंगे, बड़े बनाने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जो है ना गाइड, जो केस स्टडी है रिपोर्ट, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। एक पूरी की पूरी गाइड देख लेंगे कि ये देखें कि इस तरह से ये केस था, इस तरह मैंने इसका ये चीज़ लिखी और मैंने इसके बारे में से इस तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ये आखिर में ये इसका सोल्यूशन है। तो अभी हम जो है ना डेटा कलेक्शन के बारे में देखेंगे कि डेटा कलेक्शन आपने कैसे करनी है। देखिए डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आप कर सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा फिज़िकल जो है आपकी जितनी भी आर्टिकल्स हैं या फिर ना आर्टिफैक्ट्स हैं, उन आप इंटरव्यूज़ लोगे, रिकॉर्डिंग जो है ना वो कर लोगे, ऑब्जर्वेशंस कर लोगे, या पार्टिसिपेंट्स जो है ना उनको आपने जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, उनके पर्सनल इंटरव्यू हो सके थे, ये टेलीफोन इंटरव्यू या इस तरह से आपने लेने होंगे, और जितने भी आर्चीवल रिकॉर्ड्स वगैरह वो सारे के सारे आपको करने होंगे। मीन्स कि ये सारे वे हैं जिनके तो आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट कर लोगे, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, या फिजिकल को पेपर वगैरह वर्किंग है वो सारा कुछ, या फिर रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, ऑब्जर्वेशन हैं, इंटरव्यूज़ हैं। तो अभी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है ना, मतलब डेटा कलेक्शन का सबसे बड़ा जो रूल होता है वो क्या है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होगा कि मल्टीपल सोर्स यूज़ करने हैं, और केस स्टडी में क्या करना पड़ेगा कि आपको चेन ऑफ एविडेंस मेंटेन करनी होगी। मतलब ये एविडेंस, ये एविडेंस, ये एविडेंस, ऐसे पूरी चेन की फॉर्म में ना आपको एविडेंस लिखने होंगे। केस स्टडी में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिलायबिलिटी मतलब ये कि आपने एरर्स को जो है ना बड़ा कम रखना है, बायसेस जो हैं उनको बीच में से हटा देना है, वो नहीं रखनी है उसके अंदर। साथ में जितने भी हैं केस स्टडी की डेवलप जो है आपने की है, तो वो सारे के सारे डेटाबेस आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा केस स्टडी को आपने बड़ी प्रोटोकॉल देनी है, मतलब इसके ऊपर बड़ा फोकस करना है, ठीक है। उसको आगे जो है ना ऐसे ही मतलब आपने खाना पूरी नहीं करनी, सही अच्छे से काम करना है उसके ऊपर। सेकंड जो है ना हम देखेंगे कि मेथड्स एंड एनालिसिस, कि आप कौन से मेथड यूज, तो एनालिसिस जो है वो आप किस तरह से करोगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेजेस कुछ, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये 3 तरह की स्टेजेस हैं जिनमें आप क्या करते हैं, वो मेथड्स लगाते हो और एनालिसिस कर लेते हो सारे डाटा की जो कि आपने पीछे कलेक्ट किया है मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ना आपको डिस्क्राइबिंग ना एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस बताना होगा अपना यहाँ पे कि आप जब डाटा कलेक्ट करने गए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया मल्टीपल सोर्सेज से, फिर उसके मैप बनाए, उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसको कलर कोड्स में, ठीक है, या टैक्सोनॉमी में, या फिर अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग में, ठीक है, आपने इस तरह ऑर्डर बनाए, कैटेगरीज बनाई, उनके अंदर आपने सारा का सारा डाटा जो है वो लिखा। तो ये सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पे बताना होगा। सेकंड हम ये देखेंगे कि स्टेज 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइबिंग मीनिंग्स। पहले आपने एक्सपीरियंस जो है ना वो डिस्क्राइब किया पहली स्टेज में, दूसरे में आपने मीनिंग बताना होगा कि इस स्टेज में जो है रिसर्चर जो है जो उसका कंसल्ट था, यहाँ पे जो रिसर्चर का कंसल्ट है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या करना होगा, लिटरेचर लिखना होगा, और साथ में लिंक्स देने होंगे कि फ़लाँ रिसर्च में ये काम हुआ था, फ़लाँ में ये हुआ था, और उनके ये पॉइंट थे, मेरा भी ये पॉइंट है। वहाँ पे आपने ना फ़िलोसफी जो है वो भी आपने वो भी लिखनी होगी, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अराइज करने होंगे, और साथ में मेथड्स लिखने होंगे कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है, उनका ये मेथड था, तो उसके मेथड में मुझे ये ख़राबी लग रही है, यहाँ पे मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, इसको ठीक करूँगा, और ये चीज़ जो है ना मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल सेम आपको ऐसे काम करना होगा। लेकिन जो थर्ड स्टेज है उसमें आपका फोकस जो है ना वो एनालिसिस पे होगा। इसमें आप ये बोलोगे कि जो भी हमने, इसमें आप ये बताओगे कि आपके पास जो केस आया है, ठीक है, और उस केस के रिलेटेड जो आपको एविडेंस जो है ना वो दिए गए हैं, और साथ में जो नॉर्मल केसेस होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपके सामने आते रहते हैं, तो वो आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं कि आप उसको जाके ना सॉल्व करो। आपने क्या करना है, नॉर्मल केस को और एक्सट्रीम केस को, एक्सट्रीम केस वो वाला जो आपके पास आया है और वो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, और नॉर्मल केस वो वाला जो कि हर कोई सॉल्व कर सकता है और बड़े इजी होते हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके आपने क्या करना है, जो रिगर होगा, केस स्टडी डिज़ाइन होगा, उसको आपने बड़ा ही इन्हेंस करना है, ठीक है। तो आपकी जो जितनी भी रिसर्च होगी वो तब जाके अथेंटिक होगी और रियल मानी जाएगी। अभी हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी हैं जिनके थ्रू हम ये सारा काम जो है ना वो बड़ा इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पैटर्न मैच कर लेने होंगे, एक्सप्लेनेशन बिल्डिंग जो है ना वो बनानी होगी, टाइम सीरीज़ जो है वो बनानी होगी कि आपने किस तरह से किसी केस को एनालाइज करना है, एंड साथ में आप क्या करोगे, जो मॉडल्स है ना वो बना लोगे, और अफेक्टिव रिलेशन जो है ना वो उनके दरमियान डेवलप करोगे। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी स्टडी जो है ना, केस स्टडी को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प हो जाएगी, और आपका केस होगा वो बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें कि अभी हम जो है ना यहाँ पे उसके देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में क्या है कि जो आंसर होगा ना आपका वो हाउ एंड वाई, ठीक है, आपने किस चीज़ का आंसर ढूंढना होगा, हाउ एंड वाई, और इधर आपको जो कंट्रोल होगा वो बिहेवियर इवेंट्स पे बड़ा कंट्रोल होगा आपका, और रियल लाइफ में आपने जाके ये काम करना होगा, और रियल कॉन्टेक्स्ट होगा। देखें अब इधर क्या होगा डिमेरिट्स में कि आपको जो ना मतलब डाटा मिला है, ठीक है, वो लैक ऑफ सिस्टमैटिक हो। तो सिस्टमैटिक मतलब ये कि उसकी कोई किसी किस्म की कैटेगरी नहीं बनी हुई, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है भी, जो डाटा है ना वो ऐसे ही रैंडम फॉर्म में है, आपने खुद उसको सेट करना है, खुद उसको लिखना है। तो उसके बाद जो रेगर है ना, ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो केस स्टडी रिसर्च है वो उसमें बड़ा अफेक्ट होगा।
ठीक है, वो इतनी अच्छे से नहीं होगी और ये काम बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और इसमें जो है ना आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप उनको सही एड्रेस नहीं कर पाओगे और रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सारे काम में। जो केस स्टडी होती है इसी को हम क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जितने मेथड्स यूज़ होंगे ना उनको क्लिनिकल मेथड भी आप कह सकते हो, कि किसी भी क्लिनिक के अंदर जो है या किसी भी लैब के अंदर आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि सिंपल आपने क्या करना होता है, कोई भी इंडिविजुअल है ना आपके सामने, ठीक है, उसकी आपने पूरी की पूरी बायोग्राफी देखनी होती है कि उसकी बॉडी में क्या क्या चल रहा है और उसके ना पूरे सिस्टम्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये केस स्टडी है। इसमें रिचनेस और यूनिकनेस जो है ना वो आपको पता लग जाती है कि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा है और कौन सी यूनिक है, किस वजह से उसके अंदर उस बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखें कि जो रिसर्चर्स होंगे वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे और उन तमाम लोगों से इंटरव्यू करेंगे जो उस पेशेंट्स को, जो पेशेंट है ना जो आपके सामने है, जिसके आप केस स्टडी कर रहे हो या केस पे काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर्सन के बारे में जो बंदा जानता होगा वो सारे के सारे आपको अपना इंटरव्यू देंगे और उसमें क्या करेंगे, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और साइकोलॉजिकली टेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको डेप्थ जो है ना वो नॉलेज मिलेगी, इंटेंसिव नॉलेज होगी और इन्वेस्टिगेशन जो है ना इंडिविजुअल की वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं जो है ये है ना चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें मैं आपको ना एग्जांपल भी दे रही हूँ। एग्जांपल में आपने क्या करना है कि आप किसी भी ह्यूमन की जो है ना पर्सनैलिटी, आप उसकी पर्सनैलिटी जो है ना उसको चेक करना चाहते हो कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरह है। कोई पेशेंट आपके सामने आया है और उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि सम टाइम जो है ना इंसान एक फील्ड में रहता है, दूसरी में फिर तीसरी में, मीन्स कि 3 या 4 पर्सनैलिटियाँ उसके अंदर होती है। एक टाइम पे वो कुछ और बन जाता है, फिर उसको कोई झटका वगैरह लगता है तो फिर वो कुछ और बन जाता है और उसके बाद वो कुछ और बन जाता है। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अब इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस हमारे सामने आया है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये उसके अंदर डिसऑर्डर आया कैसे है, क्यों आया है, उसकी क्या क्या वजह है, वो सारा। इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने क्या किया, जो लोग उसको जानते थे जैसे उसके बहन भाई हो गए या उसकी फ्रेंड्स फैमिली, उन सबको आपने क्या करना है, उनको बुलाना है, उनसे इंटरव्यू करने हैं कि आखिर ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, कब आपको पता लगा। ये सारा कुछ जो है ना ये आपने इस काम के अंदर करना होता है, केस स्टडी के अंदर। अभी ये जो है ना ये क्लिनिकल मेथड है, इसमें आपके पास पेशेंट मौजूद है और उसके ऊपर आप टेस्ट वगैरह करके और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनसे आप पूछ के, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप क्या कर रहे हो, सारी की सारी नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो डेटा होगा ना वो बड़ा क्वालिटेटिव डेटा होगा, उसमें कोई क्वांटिटीज़ नहीं होंगी, बल्कि आप क्या करोगे उससे ना क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी यूज़ हो रही है, जो हम अप्रोचेस यूज़ करेंगे वो क्वालिटेटिव होंगी। फिर जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, सारा का सारा डेटा ऑब्टेन करेगा, ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज से, चाहे वो क्या है, वो नेचुरलिस्टिक है, मतलब वो नेचर में उसका बिहेवियर देखना चाहता है, या उसने जो ऑब्ज़र्व किया है वो, या साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में उसने जो जो चीज़ें देखी हैं, या फिर जो इंटरव्यू वो करेगा लोगों से। तो इन 4 वे से वो, इन 4 तरीक़ों से वो क्या करेगा, डाटा जो है वो सारा का सारा कलेक्ट कर लेगा। देखें कि अब उसने की है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्टडी के अंदर। उस स्टडी में उसने क्या किया है कि सबसे पहले ना उसने ऑब्जर्वेशंस की हैं, उसने देखा है पेशेंट को कि पेशेंट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर में बोलता है कि अच्छा जी आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी मसला परेशानी, तो हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि हमें यहाँ दर्द होता है, हमें ऐसे दर्द होता है, हमें बुखार हो जाता है, हमारे साथ ये होता है, हमें ये मतलब वो ये हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और हमें बड़े गौर से देखता है, जिसकी वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन हो रही होती है उस टाइम, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर लेता है कि इस बंदे को रियल में मसला क्या है। तो देखिए कि अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो सारा कुछ आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने इसमें क्या की है, ऑब्जर्वेशंस की हैं, ठीक है। आपको जो मतलब इंडिविजुअल है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल उसको बोलेंगे, ठीक है। अब वो वाला जो इंडिविजुअल है या वो ग्रुप है, ठीक है, जिसको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, उसके बारे में जो है ना आप टेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी आप उनको कंबाइन कर दोगे टेस्ट के साथ, इंटरव्यू के साथ, ठीक है, और साथ में फिनोमेना के साथ। तो ये बड़ा है ना कम्प्लेक्स किस्म का जो है आपके सामने एक चीज़ खड़ी हो जाएगी, बड़े ना रिलेटिव्स, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो कि रेयर होंगी, जो कि पहले नहीं हुई होंगी। आप उन सबको कंबाइन करके फिर उनको स्टडी करोगे, और इसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और साथ में करंट फैक्टर्स को भी आपने बड़ा देखना होगा, तब जाके आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो कंप्लीट होंगी, और फिर आपको पता लगेगा कि रियल में पेशेंट को मसला क्या है। जब हम केस स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक रिट्रोस्पेक्टिव जो पॉइंट होता है ना उसको बड़ा नोट करते हैं। उसमें हमने ये देखना होता है कि जो पेशेंट है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह था, उसकी स्कूलिंग, उसका वर्किंग जो हिस्ट्री है, मतलब किस तरह से वो काम करता था, उसकी पर्सनल जो रिलेशनशिप्स है वो किस तरह से,
तो जब ये सारे चीज़ें हमें पता लगती हैं उसके बारे में, तो देन जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल मसला है जिसमें हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है ना वो डिसऑर्डर आ गया उसके अंदर। तो जो साइकोलॉजिस्ट होंगे या फिर सोशल वर्कर होंगे या फिजिशियंस होंगे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इन तमाम तरीक़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे ताकि उस जो इंडिविजुअल है ना, उसको जो ट्रबल्स हैं, जो उसको मुश्किल है या जो उसके साथ मसाइल हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। एंड देखें कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि इससे हमें ये पता लगता है जो अभी जो उसके साथ अफेयर्स हैं, जो मसले हैं, वो कौन से हैं, एंड उसको पहली लाइफ जो थी उसमें कौन कौन से उसको मसले थे। और इससे हमें क्या होता है कि हमें बड़ा ना, आप क्या करते हैं कि डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। डायग्नोस आपने कर लिया है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, फिर उसने आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ा ही ना इंटेंस और डिटेल एग्जामिनेशन जो है ना वो करना होगा, साथ साथ करना होगा, ताकि पेशेंट जो है वो जल्द अज जल्द रिकवर करे और वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि जो केस हिस्ट्री होती है उसको हम क्लिनिकल मेथड कहते हैं। क्लिनिकल मेथड कहने की सबसे बड़ी वजह ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो यही है कि इसको या तो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, स्कूल में या किसी और ऐसे सेटिंग पॉइंट पे ना इसके ऊपर की जाती है, ठीक है। जितनी भी रिसर्च होती है, जितनी मेथड होती हैं, वो इन स्पेसिस पे या इन प्लेसेस पे क्या किया जाता है, उनको कंडक्ट किया जाता है। डेट्स वाई वी कॉल्ड इट क्लिनिकल मेथड्स। तो इनमें हम क्या करेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है, फिर उनको हेल्प करते हैं कि वो ये वाली प्रॉब्लम जो है ना उन पर्सनस की वो सॉल्व हो जाए। देखिए, इसमें क्या करना होगा, डायग्नोस करना होगा और साथ में ट्रीटमेंट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पागल है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ दें कि ये तो पागल है, इसको तो फ़ायदे नहीं, बल्कि हमारे चाहिए कि उसको ट्रीट करें, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट दें ताकि वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। अब जो केस स्टडी होती है ये क्या करती है, चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे जितनी एप्लीकेशंस हैं, रिजल्ट है, उन सबको क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। उनका सोल्यूशन नेक्स्ट हमारे पास आएगा। अब इसमें हमने क्या किया था, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने इंडिविजुअल जो है ना उसको डिस्क्राइब किया है। सिम्टम्स हमने देखे हैं कि अच्छा इसमें ये सिम्टम्स हैं, फिर हमने मेथड्स अप्लाई किए हैं, उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग की है और उसके बाद हमने उन सबको ट्रीट किया है। ट्रीट करने के बाद हमें एविडेंस मिले हैं ट्रीटमेंट के कि ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो इस सारे में हमें क्या मिला है, ओवरऑल हमें उस इंडिविजुअल के अबाउट बहुत ज़्यादा जो है ना रिच जो है नॉलेज मिली है और बहुत सारे ऐसे सोर्स मिले हैं जिससे हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता लगा है। अगर हम देखते हैं ना इंपॉर्टेंस के, केस स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखिए जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं या मेमोरी रिसर्चर हो गए या एनिमल बिहेवियरिस्ट हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे इन सबको किस में, क्रिमिनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सोशियोलॉजी या आर्थोपोलॉजी, इन तमाम फील्ड्स के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जो फॉर्म एंड कंटेंट होता है ना केस स्टडी में, वो वेरी कर सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अपना बिहेवियर को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी यूनिक वे में स्टडी कर सकते हो। साथ में क्या होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको मेन जो है ना एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो आपको जो मेथड होते हैं वो बड़े ना एक्सप्लोरिंग होते हैं। तो एक्सप्लोरिंग से आपको नई चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और फिर आप उसकी क्या करते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो। ये बड़े ना लॉन्ग ट्रेडिशनल होते हैं, मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड्स जो है ना ये यूज़ करने होते हैं और इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। इसी तरह से जो केस स्टडी है इसका क्या है कि बड़ा ही ना स्पेशल रोल होता है ये जो न्यूरोसाइकोलॉजी जो होती है ना इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ब्रेन एक्टिविटी, थिंकिंग, बिहेवियर, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये जो पागल लोग नहीं होते जिनको हम कहते हैं साइको या इस तरह के, तो ये उसमें ना बड़ी हेल्प करता है। और देखें कि यहाँ पे जो है ना रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बड़े ही पर्टिकुलर होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोग होते हैं जो उन लोगों के साथ रहते हैं जो कि मेंटल वगैरह हो या उनमें कोई प्रॉब्लम हो, ताकि वो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो आप टेस्टिंग करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि न्यू ट्रीटमेंट्स आपके जहन में आएंगे और न्यू ट्रीटमेंट्स यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, न्यू प्रोग्राम बनाओगे और उन पे ना एप्लीकेशन करके तो आप क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को ठीक कर सकते हो। आपके जहन में न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू क्लिनिकल टेक्निक्स जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो उस फिनोमेना को सेट करने के लिए। एंड इधर क्या होगा कि जो बिहेवियर होगा, ठीक है, वो आप देखोगे तो बिहेवियर बड़ा ही, और ये सारा काम आप ना बड़ा थ्योरेटिकली कर रहे होंगे। देखिए कि ये जो मैंने ये सारी आपको इंपॉर्टेंट्स बताई हैं या डिमेरिट्स या मेरिट्स बतानी है, तो ये सारे के सारे किस वजह से हैं, ये सारे के सारे जो है ना, ये हम एक पेशेंट की बात कर रहे हैं और उस पेशेंट को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसके इलाज में, उसके ट्रीटमेंट में, उसके डायग्नोसिस में ये सारा जो मेथड यूज़ हुआ है और उसमें जो इंपॉर्टेंस है वो दी गई है, ठीक है। तो कोई भी केस आपके सामने आया, पहले हमने केस स्टडी जो है उसको बड़े बड़ा मतलब डिटेल से मैंने आपको बताया इसी वीडियो के अंदर शुरू में। एंड उसके बाद मैंने बताया कि इसको क्लिनिकल मेथड क्यों कहते हैं। अगर क्लिनिकल मेथड बोलेंगे तो फिर उसमें कौन कौन सी चेंजेस आएंगी,
कौन कौन सी चीज़ें होंगी और किस तरह के एग्जाम्पल को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताई है जिसको हम कह रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको हमने किस तरह से सॉल्व किया है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो सारा का सारा जो है ना उसी के अब इंपॉर्टेंट्स हम देख रहे हैं। अभी हम जो केस स्टडी हमने ऊपर की है, ठीक है, ये तो उसके बेनिफिट्स है। अभी हम उसके कुछ ड्रॉबैक देखेंगे। देखें, ड्रॉबैक में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो आप जो है ना ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हो, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो, वो रॉन्ग वे में जा रही होती है। जो आप सोच रहे होते हो वैसा नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि जो काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रियल प्रॉब्लम जो है वो पता ही नहीं चलती। ये जो है ना ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ठीक है, या डिस्टर्बेंस होती है, जो पर्सन होते हैं, अब उनमें हमें बड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो होता ही अब नॉर्मल है, ठीक है, और वो डिफ़िकल्टीज़ उनको तब से होती हैं जब वो चाइल्डहुड में होते हैं। तो इस वजह से जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो कि आप उनके साथ डायरेक्टली जो है ना बात नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनसे चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, और उनके जो पेरेंट्स होंगे या उनके रिलेटिव्स होंगे वो भी उनके बारे में आपको बताने से हिचकिचा रहे होते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्या है कि आपको जब चीज़ें जब रियल प्रॉब्लम आपको नहीं पता लगेगी ना, तो उसका अफेक्ट ये होगा कि जो आपके काजेज़ हैं वो वैलिड नहीं होंगे। इस वजह से इंटरफेरेंस जो है, काजल इंटरफेरेंस, वो सेट नहीं होगा, और आपकी जो केस स्टडी होगी वो अब नॉर्मल हो जाएगी, उसमें जो है ना एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो है ना जो आपने बाइसेस की हैं डाटा कलेक्शन के लिए, वो सारा कुछ जो भी आपने काम किया, ठीक है, जितने भी आप ऑब्जर्वर थे और उस टाइम आपने जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ गया, उसकी वजह से क्या होगा कि इनकरेक्ट इंटरसेप्शन होगी, और केस स्टडी जो है ना वो भी उसकी बड़ी आउटकम जो है ना वो आएगी, और इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा वो केस है वो मुकम्मल तौर पे ना गलत आप जो है ना उसको देख लोगे, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट वे पे जा रही थी, तो आप जो है ना आप रॉन्ग वे पे देखना शुरू हो गया। मीन्स कि हर इंसान का जो देखने का नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें वेरिएबिलिटी आ रही है, तो उससे भी क्या होगा कि कुछ लोगों के पॉइंट कुछ हैं, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि रियल जो है ना वो आपको रियल बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग और कह रहे होंगे, कुछ लोग और कह रहे होंगे। तो इस वजह से आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो जर्नलाइज रह जाएगी, और आप उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है नहीं ले पाओगे जिससे आप पेशेंट को ठीक कर सको। तो उससे क्या होगा कि कुछ जो है ना वहाँ पे वेरिएबिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। वेरिएबिलिटी इस वजह से आ रही है क्योंकि पॉपुलेशन जो है ना वो वेरी कर रही है।